हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना कुदेसिया क्लास 10 साइंस का 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊँगी आपको। और इसका फर्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। एज वी नो, ऑल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल। इन्वायरमेंट में होने वाले सभी मूवमेंट या सभी चेंजेस जो हैं वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी में कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसे चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ऐसे चेंजेस ह्यूमन बॉडी के रिसेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट होते हैं। ऐसे चेंजेस जब स्टिमुलाई के फॉर्म में नर्वस सिस्टम में जाते हैं या नर्व सेल में जाते हैं, तो बदले में नर्व सेल उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, उन स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्स शो करती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन प्रोसेसेस के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। जनरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस दो तरीके से होती है। इसमें नंबर 1 आता है नर्वस कंट्रोल एंड नंबर 2 आता है हार्मोनल कंट्रोल। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके लिए क्विक रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है, इनके लिए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। जनरली जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, उनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। डेवलप्ड एनिमल्स में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है और इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइज्ड नर्व सेल या न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स करीब 1 मीटर लेंथ के लंबी सेल्स होती हैं। इन सेल्स में इनिशियल पार्ट स्टार शेप होता है और इस पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं। इस सेल बॉडी में कई सारे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को डेंड्रॉन बोलते हैं और पतले फाइन ब्रांचेस को डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्रॉन में से कोई भी एक डेंड्रॉन कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होकर, लार्ज होकर एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलकर एक्सॉन कई सारी पतली ब्रांचेस को फॉर्म करता है और इन ब्रांचेस को नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। सामने फिगर में देख सकते हैं आप लोग कि जो नर्व एंडिंग हैं, नर्व एंडिंग्स के एंड्स फूले हुए रहते हैं और इन फूले हुए एंड्स के अंदर एसिटिल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसाइकल्स होती हैं। सिनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स को। और इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ऊपर वाली फिगर में आप लोग फोकस करेंगे कि जो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग किस तरीके से दूसरी नर्व के साथ जुड़ी होंगी। अब जो नर्व एंडिंग है या तो किसी दूसरी नर्व सेल से जुड़ी हो सकती है, इनके जॉइंट को या इनके कनेक्शन पॉइंट को साइनेप्स बोलते हैं। इसके साथ साथ ये नर्व एंडिंग किसी दूसरी मसल सेल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब इनका मसल सेल से कनेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, तो इनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। बी फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से नर्व एंडिंग्स जो हैं, जो एक्सॉन से निकल रही हैं, ये मसल फाइबर के अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, अपर सरफेस तक रहती हैं। और अपर सरफेस पे मसल फाइबर से नेक्स्ट डायग्राम में देखिए कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को रिसेप्टर्स बोलते हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स का काम है एसिटिल कोलिन को एब्जॉर्ब करना। बेसिकली एसिटिल कोलिन जो केमिकल है, यही इम्पल्स को साइनेप्स से होकर दूसरे मसल या दूसरी नर्व फाइबर में ले जाने का काम करता है। Reflex action means a sudden change in response to something in the environment। मतलब environment में होने वाले sudden changes जिनके लिए हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है, इन रिस्पॉन्सेज को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जनरली इन रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए स्पाइनल कॉर्ड होता है और इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर है हम लोग सामने पीपीटी में देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर, सेंसरी न्यूरॉन के लिए डॉर्सल रूट और नीचे की तरफ वेंट्रल रूट होता है। डॉर्सल रूट के थ्रू रिसेप्टर ऑर्गन से आने वाले सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं और वेंट्रल रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट जितने भी मोटर न्यूरॉन हैं वो सारे इफेक्टर या ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही किसी गर्म ऑब्जेक्ट्स को या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हमारे रिसेप्टर या हमारी फिंगर टच करती हैं, फिंगर्स में प्रेजेंट नर्व फाइबर में साइटोन इन स्टिमुलाई को गेन कर लेती है
और ये स्टिमुलाई हमारे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से ये स्टिमुलाई इंटरमीडिएट न्यूरॉन में जाएगा। इंटरमीडिएट न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करके ऑर्डर को मोटर न्यूरॉन के फॉर्म में वापस इफेक्टर या ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। इफेक्टर या ग्लैंड्स मसल्स हो सकती हैं, जो इफेक्टर हैं ये मसल्स हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में यदि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हमने छुआ है, टच किया है, तो दूसरे ही सेकंड में हम हाथ हटा लेते हैं। तो हाथ हटाने की जो प्रोसेस है ये इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स के मूवमेंट के कारण होती है। इस पूरे प्रोसेस में यदि हम देखें तो 3 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं। नंबर 1 सेंसरी, नंबर 2 न्यूरॉन मोटर एंड नंबर 3 मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्सेस को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं। मोटर न्यूरॉन स्टिमुलाई को स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन तक ले जाते हैं। और मिक्स्ड न्यूरॉन दोनों तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्शन सेंटर भी है, जो कि ऑर्गन से आने वाली नर्व फाइबर को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये रिफ्लेक्स आर्क वास्तव में एक्चुअली ये वह पथ है, वो पाथ है जिससे कोई भी स्टिमुलाई रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर ऑर्गन तक आता है। तो इस कंप्लीट पाथ को रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। ना ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। They receive information from all parts of the body through neurons. The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. पूरी लेंथ में स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स पेरिफेरल और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं। इसके साथ साथ ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर इनर्वेट करती हैं। ह्यूमन ब्रेन में 3 मेजर पार्ट होते हैं। इसमें नंबर 1 है फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। फर्स्ट पार्ट या फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसमें बेसिकली सेरिब्रम सबसे ज़्यादा डेवलप और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ब्रेन के फोर ब्रेन में जो रीज़न है ये बेसिकली सारे रिसेप्टर से आने वाले सेंसरी स्टिमुलाई को या सेंसरी फाइबर को रिसीव करते हैं। बेस्ड ऑन दीज सेंसेस अ डिसीजन इज मेड अबाउट how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example are leg muscles. Okay, तो इस तरीके से फोर ब्रेन में सारे इंटरनल ऑर्गन्स के रिसेप्टर आते हैं। इसके साथ साथ इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि प्यूपल डिलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब मिड ब्रेन और मेनली हाइंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। हाइंड ब्रेन का मेडुला पार्ट ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है और ये वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इन वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में मसल का मूवमेंट, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बाइसिकलिंग एट्सेट्रा। ब्रेन चारों तरफ से क्रेनियम के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, क्रेनियम के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। सामने जो पीपीटी दी है इसमें देख सकते हैं आप लोग ह्यूमन ब्रेन का वर्टिकल सेक्शन दिया है, वर्टिकल व्यू दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं फोर ब्रेन में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी आते हैं। इसमें सेरिब्रम देखिए सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब से लेकर ऑक्सीपिटल लोब तक फैला हुआ रहता है। इस सेरिब्रम में कई सारे गायरी और सल्की होते हैं जो कि ब्रेन के इंटेलिजेंस पावर को भी शो करते हैं। हाइपोथैलेमस ये भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसके साथ साथ
मिड ब्रेन एक बहुत छोटी कैविटी के फॉर्म में होता है। सामने फिगर में आप लोग वाइट कलर के स्पॉट के फॉर्म में मिड ब्रेन को देख सकते हैं। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। थर्ड पार्ट या हाइंड ब्रेन देखिए सामने, इसमें फर्स्ट पार्ट है पॉन्स, सेकेंड पार्ट मेडुला एंड द थर्ड पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जस्ट सामने हम लोग देख रहे हैं, इसके तीन लोब होते हैं। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट लोब वर्मिस होता है और वर्मिस के दोनों तरफ दो लेटरल लोब्स होते हैं। जस्ट इसके सामने दिखाई दे रहा है आपको पॉन्स। पॉन्स इज द कनेक्शन, इट मीन्स इट कनेक्ट द हाइंड ब्रेन टू मिड ब्रेन। सेरिबेलम, सेरिबेलम बॉडी की वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉकिंग, बाइसिकलिंग वगैरह इससे कंट्रोल होती है। इसके अलावा मेडुला, मेडुला में सभी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के सेंटर होते हैं। आप लोग देख रहे हैं सामने, है ना। और यही मेडुला आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाई हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट होती है पूरे बैकबोन में। नर्वस सेल्स किस तरह से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, किस तरह से स्टिमुलाई नर्व सेल से क्रॉस होता है, कैरी होता है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जैसे ही नर्व इम्पल्सेस साइटोन में आते हैं, साइटोन से ये नर्व इम्पल्सेस एक्सॉन में कैरी करते हैं, एक्सॉन में कैरी होते हैं और एक्सॉन के बाद ये फाइनली नर्व एंडिंग्स में पहुंचते हैं। नर्व एंडिंग्स कनेक्ट होते हैं किसी भी मसल सेल से। अब यहाँ सामने इस फिगर में आप लोग देखिए, जो नर्व सेल हैं ये कनेक्टेड हैं किससे, साइनेप्टिक वेसिकल से या नर्व एंडिंग से। नर्व एंडिंग में जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं, इन साइनेप्टिक वेसिकल के बर्स्ट होने से एसिटिल कोलिन रिलीज होते हैं। एसिटिल कोलिन इन मसल फाइबर्स के रिसेप्टर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन एसिटिल कोलिन को एब्जॉर्ब करके ये एसिटिल कोलिन मसल फाइबर में जाकर मसल फाइबर की प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये शॉर्ट हो जाते हैं और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये मसल फाइबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। नीचे फिगर में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल फाइबर में ट्रोपोनिन, एडिनिन, ट्रोपोनिन, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर ट्रोपोमायोसिन को फॉर्म करते हैं। तो ट्रोपोमायोसिन का बनना मसल फाइबर को शॉर्ट और थिक बना देता है। रिलैक्सेशन के प्रोसेस में यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और रिवर्स होने पर वापस जो मसल फाइबर है वो डिलेट हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप सब।